हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, तो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या होता है कि जो कैलकुलेशंस हम बैलेंस केमिकल इक्वेशंस पर डिपेंडेंट करते हैं उनको हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कहते हैं। ठीक है, सो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस इज बेस्ड ऑन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन, ठीक है, ये किस पर डिपेंड होता है? दैट बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होता है कि केमिकल रिएक्शंस में हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। ठीक है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म द अमोनिया। ठीक है, सपोज द नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन एंड गिव्स द अमोनिया गैस। ओके, सो दिस इज द सिंपल केमिकल रिएक्शंस। बट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस करना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल्स हमें देखो यहाँ पर क्या है। जैसे कि यहाँ पर N2 है, यहाँ पर एक ही आपको N दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 to the 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 ही है, तो हम इसको क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब इसके नंबर ऑफ मोल से हमने मल्टीप्लाई कुछ मतलब नंबर से इसको मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशंस क्या होगी? बैलेंस हो गई। ओके, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? दैट रिप्रेजेंट द सिंबॉलिक, ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्टेंट हुए, अमोनिया क्या हुआ? प्रोडक्ट हुआ। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या क्या शो करेगा? सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन इंडिकेट्स, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन इंडिकेट्स क्या क्या इंडिकेट करेगा? बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट समझ में आते हैं। जैसे कि यहां पर 1 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इंडिकेटेड बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या इंडिकेट कर सकता है? यहां पर बैलेंस केमिकल इक्वेशंस इंडिकेट करता है रिस्पेक्टिव मासेस एंड वॉल्यूम। ठीक है, उसके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के जो वॉल्यूम होंगे, ठीक है, यानी रिलेटिव मासेस एंड वॉल्यूम, रिलेटिव मासेस एंड वॉल्यूम। ठीक है, रिलेटिव मासेस एंड वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, अंडर एसटीपी कंडीशंस या एट एसटीपी कंडीशंस। So relative masses and volumes of reactant and product at STP conditions are indicated by the balance chemical equation. ठीक है, तो हमें क्या क्या पता चलता है? नंबर ऑफ मोल्स पता चलेंगे, ठीक है, या नंबर ऑफ मोल्स इंडिकेट होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। रिलेटिव मासेस एंड वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अंडर एसटीपी कंडीशंस आल्सो इंडिकेटेड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, और इसी तरीके से यहां पर वॉल्यूम जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, खास तौर से अगर गैसेस हो, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर गैसेस है तो उनके बीच, इनके वॉल्यूम्स के बीच जो रिलेशनशिप होता है वो भी बैलेंस इक्वेशंस क्या करती है? इंडिकेट करती है। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस आल्सो इंडिकेट द रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैसेस। ठीक है, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस स्टेट में हो तो उनके वॉल्यूम्स का रिलेशंस भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चलता है। ठीक है, रेफरिंग एट एसटीपी कंडीशंस, दैट मींस अंडर एसटीपी कंडीशंस द वॉल्यूम एंड relation between the volumes of reactant and products also indicated by chemical equation. सो दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशंस जो हैं ये इतनी बातें यहां पर बता रही हैं, तो इसी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस पे जो कैलकुलेशंस डिपेंडेंट होते हैं, जो बेस होते हैं, ठीक है, उनको हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कहते हैं। ओके, अब कैलकुलेशंस कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो स्टोइचियोमेट्रिक पर डिपेंडेंट जो प्रॉब्लम्स होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टोइचियोमेट्री। ठीक है,
बेस्ड ऑन स्टोइचियोमेट्री। अब स्टोइचियोमेट्री पर डिपेंडेंट जो प्रॉब्लम्स होते हैं जनरली वो कितने टाइप्स में आते हैं, 3 टाइप्स में वो प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देंगे। पहला ये होता है कि दैट प्रॉब्लम्स डिपेंड्स ऑन रिलेशनशिप बिटवीन द मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, सो फर्स्ट टाइप इज द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मास रिलेशनशिप, मास रिलेशनशिप। ठीक है, मास रिलेशनशिप मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सेकेंड टाइप का जो प्रॉब्लम आएगा वो होगा दैट इज बेस्ड ऑन दैट सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ओके, और थर्ड टाइप का जो प्रॉब्लम है, ठीक है, द थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो ये 3 टाइप्स के प्रॉब्लम्स होते हैं जनरली, किस पर डिपेंडेंट, दैट बेस्ड ऑन द स्टोइचियोमेट्री। Okay, so there are the 3 types of problems depends on the stoichiometry. One is the mass relationship, second one is the mass and volume relationship, and third is the volume relationship between the reactants and product. ठीक है, अब स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन जब हम करेंगे यानी कुछ प्रॉब्लम्स को हम जब सॉल्व करेंगे तो उनमें कुछ स्टेप्स हम इन्वॉल्व करेंगे या स्टेप्स को ध्यान में रखेंगे, दैट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कैलकुलेशन, दैट स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ठीक है, कुछ स्टेप्स वहां पर हमें ध्यान देनी है और वो स्टेप से हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेटेड। ठीक है, बाय यूजिंग सम स्टेप्स। जैसे कि सबसे पहली स्टेप क्या है, हमने यहां पर शुरुआत की तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, केमिकल इक्वेशंस, ओनली नॉट केमिकल बट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, यानी केमिकल इक्वेशंस को, रिएक्शंस को हमने बैलेंस के तौर पे लिखा। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपना बनता है दैट राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले तो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को लिखो। ओके, उसके बाद उस बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के जो नंबर ऑफ मोल होंगे, मास होंगे, ठीक है, या वॉल्यूम होंगे, उनको हमें उस रिस्पेक्टिव फॉर्मूले के नीचे लिखना है। ठीक है, सो सेकंड जो है वो क्या है, राइट डाउन, ठीक है, राइट डाउन द नंबर ऑफ मोल्स, राइट डाउन द नंबर ऑफ मोल्स और रिलेटिव, राइट डाउन द नंबर ऑफ मोल्स और रिलेटिव मासेस और वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर रिटन, ठीक है, आर रिटन बिलो द रिस्पेक्टेड फार्मूला। उसका जो रिस्पेक्टेड फार्मूला होगा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, उस रिस्पेक्टेड फार्मूले के नीचे हमें नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं या रिलेटिव मास हो सकता है या वॉल्यूम हो सकता है, उसको हमें लिखना है। ओके, उसके बाद थर्ड जो होगा, थर्ड पॉइंट ये है कि अगर स्पेशली जैसे कि मैंने कहा कि रिएक्टेंट अगर गैसेस स्टेट में हो, प्रोडक्ट अगर गैसेस स्टेट में हो, तो उनके हम वॉल्यूम, रिलेटिव मासेस एंड वॉल्यूम्स कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है, बाय यूजिंग द फार्मूला मास। यानी हम क्या करेंगे कि रिलेटिव मास एंड वॉल्यूम, ठीक है, रिलेटिव मास एंड वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, रिलेटिव मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर कैलकुलेटेड, आर डिटरमाइंड, कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला मास। ठीक है, फार्मूला मास को यूज करके हम उनके रिलेटिव मासेस या वॉल्यूम्स को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, रेफरिंग एट एसटीपी कंडीशंस। ठीक है, अंडर एसटीपी conditions the relative masses and volumes of reactant and products are calculated by using the formula mass। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप यानी क्या है कि हम कोई एक स्पेशल यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। ठीक है, यूनिटरी मेथड इज यूज टू कैलकुलेट, ठीक है, एक मेथड हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे, मेथड से कैलकुलेट करेंगे। और क्या कैलकुलेट करना होता है कि गिवन प्रॉब्लम्स में हमें कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है, यानी कुछ पूछा जाता है वहां पर। ठीक है, तो वो जो रिक्वायरमेंट होगा एज पर दैट केमिकल इक्वेशंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग प्रॉपर मेथड। सो यूनिटरी मेथड्स इज यूज्ड टू कैलकुलेट द अननोन फैक्टर। ठीक है, अननोन फैक्टर जो कि हमें पता नहीं है और निकालना है। So that unknown factors calculated the unknown factor required by the balance chemical equations।
ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में जो भी हमें अननोन फैक्टर पूछा गया है वो हमें निकालना होता है। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम हम यहां पर इन स्टेप से सॉल्व करेंगे वो प्रॉब्लम्स या तो मास मास रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या फिर मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में आएंगे, या फिर वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप इस टाइप में आएंगे। ठीक है, इस तरह के समझ में आया। तो इसी से डिपेंडेंट, इसी पर डिपेंडेंट अब हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल्स यहां पर सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल्स देखते हैं। जैसे यहां पर पूछा गया कि कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म ऑन कंप्लीट कंबुशन ऑफ 24 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन का हमें कंबुशंस करना है, मतलब केमिकल रिएक्शंस हमें यहां लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और 24 ग्राम्स ऑफ मीथेन का कंबुशंस करना है, और उसमें हाउ कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का हमें मास निकालना है, और मीथेन का मास हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये किस टाइप में प्रॉब्लम आएगा, हमने जो 3 टाइप्स देखे थे उसमें सबसे फर्स्ट टाइप हमारा था बेस्ड ऑन मास मास रिलेशनशिप। ठीक है, तो उस पर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल है, और उन्होंने एटॉमिक मासेस भी यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि 12 डाल्टन, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16 डाल्टन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या था, जो हमने स्टेप्स देखे थे यहाँ पर कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन द स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, उसमें सबसे पहले स्टेप थी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को आप लिखो। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशंस को हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर कहा है कंबुशन, किसका करना है, यहाँ पर मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CH4, दैट्स अ मीथेन। ओके, सो दैट मीथेन इन गैसियस ऑन कंबुशंस, कंबुशंस का मतलब क्या होता है, बर्निंग या फिर रिएक्शंस विथ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो मीथेन व्हेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट गिव्स, जब मीथेन का कंबुशंस होगा, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शंस होगा, तो क्या फॉर्मेशन होगा, यहां पर देखो मीथेन में कौन से एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये एलिमेंट्स ऑक्सीजन से रिएक्ट होके प्रोडक्ट्स क्या बनाएंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन विथ ईच अदर फॉर्म द वाटर आल्सो इन द गैसेस फॉर्म। ठीक है, अब ये तो हो गया केमिकल इक्वेशन, लेकिन हमें क्या करना होता है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो बैलेंसिंग के लिए यहां पर कंपेयर करके देखते हैं, कार्बन 1 यहां पर भी 1 है, हाइड्रोजन यहां पर 4 है, जबकि यहां पर सिर्फ 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे। ओके, तो इस तरह से हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहां पर सिर्फ 2 हैं, यहां पर कितने हैं, ये 2, ठीक है, और ये 2 ऑक्सीजन, यानी 2 और 2 प्लस कितने हो गए, 4, और 4 के लिए हमें इस ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो इनके कोएफिशिएंट्स हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल। और हमने इसके पहले भी बताया कि बैलेंस केमिकल इक्वेशंस एक्चुअली रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब जो स्टेप्स थी उसमें सबसे पहले स्टेप तो हो गई कि हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को लिखा। अब हमें क्या करना है कि इस बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के जो नंबर ऑफ मोल्स हो या रिलेटिव मासेस और वॉल्यूम्स हो, उनको हमें उनके रिस्पेक्टेड फॉर्मूले के नीचे लिखना है। ओके, अब ये प्रॉब्लम्स मास मास रिलेशनशिप पे डिपेंडेंट है, तो हम इनके मास यहां पर लिखेंगे। जैसे कि अब देखो मीथेन का क्या होगा, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12, लेकिन वो 1 एटम का हो गया। अब ये जो मीथेन हम कहेंगे तो इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, दैट्स अ 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ मीथेन में 1 मोल ऑफ कार्बन होगा। ओके, तो अगर हम मोल में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उनके मास को हम किस में बताएंगे, ग्राम में। तो 1 मोल ऑफ कार्बन का यानी कितना होगा, 12 ग्राम। तो कार्बन हो गया 12 प्लस 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन का यहां पर मास कितना होगा, 4। ओके, और 12 प्लस 4 टोटल कितना हो जाएगा, 16, बट इन ग्राम। ठीक है, हियर वी हैव टू कंसीडर 1 मोल ऑफ मीथेन। ठीक है, दैट्स अ 16 ग्राम। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करते हैं, कोएफिशिएंट क्या है, यहां पर 2 है, तो 2 मल्टीप्लाइड। ओके, ऑक्सीजन का यहां पर नंबर ऑफ मोल्स O2 के लिए कितना होगा, यहां पर मॉलिक्यूलर मास एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। तो कितने ऑक्सीजन है, यहां पर 2 हैं, तो 16 2 32 होगा, यानी 16 इंटू 2। ओके, समझ में आया, तो 16 2 कितना होगा, 32, और इंटू 2 यानी 64 ग्राम। तो 64 ग्राम ये हो गया मास किसका, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का 32 होगा, यहां पर 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो कितना होगा, 64 ग्राम उसका मास होगा। अब सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, यहां पर कार्बन का होगा 12, ऑक्सीजन को 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा, फिर से वही 16 इंटू 2। ओके, तो 16 इंटू 2 कितना होगा, 32, और 32 प्लस 12 यानी होगा 44 ग्राम। हो गया,
ये हो गया 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास। उसके बाद वाटर की बात करते हैं। कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 2 इंटू हाइड्रोजन से यहाँ पर 2 हैं 2 प्लस ऑक्सीजन एक ही है यानी कितना हो गया 16 और 16 प्लस 2 कितना होगा 18 और 18 टू द कितना होगा यहाँ पर 36 ग्राम होगा। ओके तो हमने क्या किया, पहले स्टेप में बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा, सेकंड स्टेप में हमने उनके नंबर ऑफ मोल या रिलेटिव मासेस या वॉल्यूम, तो हमने मासेस उनके लिखे रिस्पेक्टेड उनके फार्मूले के नीचे। ओके चलो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें जो अननोन फैक्टर्स निकालने हैं, ओके यानी रिलेटिव मासेस निकालने हैं, वो रिलेटिव मासेस हम कैलकुलेट करेंगे बाय फार्मूला मास। जैसे कि अब यहाँ पर CH4 का हमने मास निकाला, कितना 16 ग्राम निकाला, ऑक्सीजन का 64 निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड का 44। इन्हीं को यूज करके हम अब जो अननोन फैक्टर जो पूछा गया है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि पूछा है कि 24 ग्राम्स ऑफ मीथेन का कंबुशन होने के बाद, कंप्लीट कंबुशन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का कितना मास बनेगा। ठीक है, तो यह जो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस हैं, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन का जब कंप्लीट कंबुशन होता है तो 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम्स ऑफ वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। बट ये किसके लिए है, 16 ग्राम ऑफ मीथेन के लिए, जबकि हमें पूछा किसके लिए, 24 ग्राम्स ऑफ मीथेन के लिए। ओके तो हमारे पास रिलेशन क्या है कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन ऑन कंप्लीट कंबुशन, ठीक है, ऑन कंप्लीट कंबुशन गिव्स, ठीक है, ऑन कंप्लीट कंबुशन गिव्स हाउ मच ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहां पर 16 ग्राम ऑफ मीथेन का कंप्लीट कंबुशन होके 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो फिर पूछा गया है कि भाई 24 ग्राम ऑफ मीथेन का कंप्लीट कंबुशन होने के बाद ऑन कंप्लीट कंबुशन गिव्स हाउ मच ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वही तो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम कोई भी वेरिएबल यूज करेंगे, जैसे कि x हो गया, सो x ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इस तरीके के प्रॉब्लम हमने इसके पहले भी सॉल्व किए। हम क्या करते हैं, 16 ग्राम 44 ग्राम दे रहा है, 24 ग्राम ऑफ मीथेन के लिए x ग्राम बन रहा है, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके और इसी से x का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल्स टू क्या होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा 24 इंटू 44, ठीक है, 24 इंटू 44 डिवाइडेड बाय क्या होगा 16, और इसको आप अगर सॉल्व करते हो तो 66 ग्राम ये आपका यहां पर आंसर मिलेगा। और ये 66 ग्राम किसका होगा, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके तो हम क्या लिखेंगे यहां पर कि हेंस, ठीक है, हेंस 24 ग्राम ऑफ मीथेन, 24 ग्राम ऑफ मीथेन ऑन कंप्लीट कंबुशन गिव्स, ठीक है, गिव्स कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यहां पर 66 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सो गिव्स द 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके समझ में आया। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर दिया कि भाई मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा। अब सिमिलरली वाटर के लिए भी निकालना है, बस सेम मेथड हम यहां पर यूज करेंगे कि जब 16 ग्राम ऑफ मीथेन ऑन कंप्लीट कंबुशन, ठीक है, 16 ग्राम ऑफ मीथेन ऑन कंप्लीट कंबुशन गिव्स कितना, यहां पर वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, 36 ग्राम ऑफ वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, सो गिव्स द 36 ग्राम ऑफ वाटर। ओके पूछा गया है कि 24 ग्राम ऑफ मीथेन अगर कंप्लीट कंबुस्ट होता है, सो ऑन कंप्लीट कंबुशन गिव्स वाटर कितना पूछा गया है। सो वेरिएबल आप फिर से x लिख सकते हो या कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो। सो x ग्राम ऑफ वाटर क्या करना है, बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही करना है। 16 के लिए 36 बनता है भाई, तो 24 ग्राम के लिए कितना, x फिर से क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और इस तरीके से x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 24 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 16, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो 54 ग्राम इसका आंसर मिलेगा। और ये 54 ग्राम क्या होगा, x का वैल्यू, मतलब वाटर फॉर्म हो रहा है 24 ग्राम्स ऑफ मीथेन का कंबशन होने के बाद। ओके तो लास्टली हम आंसर क्या लिखेंगे भाई, हेंस द 24 ग्राम ऑफ मीथेन ऑन कंप्लीट कंबशन, ठीक है, 24 ग्राम ऑफ मीथेन ऑन कंप्लीट
कंबुशन गिव्स, ठीक है, गिव्स हाउ मच वाटर, दैट्स अ 54 ग्राम ऑफ वाटर, ये 54 ग्राम ऑफ वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो ये हो गया भाई फर्स्ट रिलेशनशिप यानी मास मास रिलेशनशिप का न्यूमेरिकल, जिसको हम स्टोइचियोमेट्रिक प्रॉब्लम कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। समझ में आया? चलो ठीक है, थैंक यू।